सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि समूची दुनिया में इस समय कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चर्चा है और उसके बारे में आज हम आपको तमाम जानकारियां देने वाले हैं। WHO का वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के बारे में अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, तेजी से फैल रहा है। जितने म्यूटेशन इस वेरिएंट में हो चुके हैं वो एक बड़ी मुसीबत का इशारा है। वैज्ञानिक संदेह जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन बेअसर हो सकती है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में बहुत अधिक म्यूटेशन है। हालांकि इस पर संदेह है, इस पर अभी पक्के विश्वास से कोई नहीं कह रहा है, इसीलिए वैक्सीन ही इकलौता बचाव है। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस नहीं है। डरने वाली बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों से लोग भारत आ जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट और भारत की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार की एक रोलबैक का विश्लेषण हम करेंगे। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। बोर्ड को भंग करने की प्रक्रिया पर विधानसभा के जरिए मुहर लगाई जाएगी। 2019 में जब विधेयक लाकर देवस्थानम बोर्ड के जरिए 4 धामों समेत उत्तराखंड के 51 मंदिरों पर सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया था, तभी से उत्तराखंड में बीजेपी साधु संतों और पुरोहितों के निशाने पर थी। लेकिन आज राज्य की बीजेपी सरकार ने मंदिरों के प्रबंधन की जगह 2022 के चुनाव प्रबंधन में अपना हित समझा है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर सुखद खबर है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 8.4 दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में यह बढ़ोतरी लॉकडाउन के असर से निकलने का संकेत दे रहे हैं। पिछली तिमाही में भी पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड 20.1% की ग्रोथ दर्ज हुई थी। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरदार करेंगे जो ओमिक्रॉन वायरस है कोरोना का, उसके बाबत। इस समय मुंबई में मैं मौजूद हूं और यहीं पर अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका से पिछले 15 दिनों में 1126 यात्री आए हैं। दक्षिण अफ्रीका यानी वो देश जहां ओमिक्रॉन वायरस ये पाया गया और जहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से अब बाकी देशों में इसका प्रचार हो रहा है। अधिकतर देशों में हमने देखा है कि वहां पर पाबंदियां लगा दी गई हैं अफ्रीकी देशों की ट्रैवल को लेकर। भारत में भी इस तरह की आवाजें उठ रही हैं और मौजूदा दौर में हम देखें तो कम से कम 15 ऐसे देश हैं समूची दुनिया में जहां पर ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है। हालांकि भारत में इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज सदन में भी यह बात रखी है कि भारत में इसका कोई केस नहीं है, लेकिन जांच अभी जारी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जैसे ही राहत की सांस आती है, एक नया वेरिएंट पैदा हो जाता है। कोरोना के कुनबे में नए सदस्य ने साउथ अफ्रीका में जन्म लिया और उसका नामकरण हुआ ओमिक्रॉन। फिलहाल ये ओमिक्रॉन 15 देशों की मुसीबत बना हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की माने तो दोपहर 12:04 तक, यानी जब तक वो राज्यसभा में जानकारी दे रहे थे, तब तक देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू। देखा जाए तो पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश में अभी भी विदेशों से लोगों का आना बदस्तूर जारी है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है।
केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है उन पैसेंजर्स के बारे में जो एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, जैसे यूरोप, साउथ अफ्रीका। और इसके चलते हम मेजर एयरपोर्ट जैसे दिल्ली एयरपोर्ट्स में भी देख रहे हैं कि जो मेजर्स है उनको पालन भी किया जा रहा है। अंदर एडवाइजरी बोर्ड्स भी लग चुकी है और जो कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी भी है उसको भी एम्प किया गया है। जो पहले 1000 सीटिंग फैसिलिटी थी उसको 1400 सीट में टर्नओवर किया गया है। और कह सकते हैं कि एक तरफ से प्रेपरेशन भी जब है, दूसरी तरफ हम एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या देश में फिर से इंटरनेशनल ट्रैवल बैन का एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है। जब पहली बार कोरोना वायरस ने दुनिया में कदम रखा था तब वो चीन में था, वहीं से अलग अलग फ्लाइट से होता हुआ वो पूरी दुनिया में फैल गया। इतना बड़ा उदाहरण होते हुए भी भारत ने फिलहाल विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि कई राज्यों ने केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगाने की मांग की है। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में इसकी चिंता व्यक्त की गई है कि क्यों न हम इस सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करें और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की मांग फिलहाल नहीं मानी गई है। हालांकि सरकार ने साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग जैसे देशों से आने वाले यात्रियों की जांच की बात कही है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि वो देश जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिले हैं वहां से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूर किया जाए। अगर उनके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट है तो वो असली होनी चाहिए। नकली कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाने वाले यात्रियों पर आपराधिक केस चलाया जाए। किसी यात्री के कोविड पॉजिटिव होने पर उसे आइसोलेट किया जाए। संक्रमित यात्री के सैंपल को कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स लैब भेजा जाए। इंसाकॉग लैब में इस सैंपल का जीनोम सीक्वेंस पता लगाया जाए जिससे वेरिएंट का पता चल सके। RT-PCR टेस्ट निगेटिव आने पर यात्री को 7 दिन के लिए घर में क्वारंटीन किया जाए। 8वें दिन फिर RT-PCR टेस्ट हो। यात्रियों से उनके पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण मांगा जाए। इन नियम कायदों से अब हम जाग सकते हैं, लेकिन डर उन यात्रियों का नहीं है जो अभी एयरपोर्ट पर आएंगे या जांच करवाएंगे। डर उन यात्रियों से है जो एडवाइजरी से पहले ही देश में आ चुके हैं और अलग अलग ठिकानों पर जा चुके हैं। 11 नवंबर से लेके ये 27-28 नवंबर तक करीबन 1126 लोग हैं, 1126 जो साउथ अफ्रीका से मुंबई में लैंड हुए हैं। जो ये सब डेटा हमने DCP इमिग्रेशन FRRO ऑफिस से लिया है। उसमें हमें एड्रेस वाइज, नेम वाइज सबका डेटा हमारे पास है और कल से हमने उनको ट्रेस किया है। उसमें करीबन 100 लोग मुंबई में हैं, बाकी MMR में हैं, बाकी रest ऑफ महाराष्ट्र में हैं। उनका सबका हमने उनको होम क्वारंटाइन किया है, उनका टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया उसकी जीनोम स्टडी की जाएगी। यानी देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीज हैं या नहीं, इसकी जानकारी भले ही अभी पुख्ता तौर पर अधिकारियों के पास ना हो, लेकिन इतना तय है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे देशों से आए हैं जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित हैं और इसीलिए देश के हर एयरपोर्ट पर पहले के मुकाबले सावधानी बढ़ा दी गई है। कोविड के नए वेरिएंट के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। काउंटर्स 50 से बढ़ाकर 80 कर दिए गए हैं ताकि जो कंट्रीज ऑफ कंसर्न है, जिन देशों में ये वेरिएंट अभी तक पाया गया है, वहां से आने वाले लोगों की आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग की जाए। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात की जा रही है और क्वारंटाइन में रखने के बाद फिर से टेस्टिंग की जाए ताकि इस वेरिएंट को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। इस वक्त कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिवीजन के सामने हम लोग खड़े हैं। अराइवल्स डिवीजन है। 3 देशों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है रिस्क कंट्रीज के आधार पर। बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से आने वाले हर व्यक्ति को मैंडेटरी RT-PCR करवाना होगा उसके एयरपोर्ट के अंदर और 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन भी इन लोगों के लिए रखा जाएगा। ओमिक्रॉन ने भारत को अभी पैनिक बटन दबाने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन इस दौरान कई ऐसे संक्रमित मरीज मिले हैं जिन्होंने टेंशन बढ़ाई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोत्सवाना से आई एक महिला ने अधिकारियों को परेशान कर दिया है। वो महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। उसके बाद वो जबलपुर चली गई। फिलहाल वो कहां है इसका पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा मुंबई के भिवंडी में मातोश्री नाम के एक वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।
ठाणे के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से 24 नवंबर को लौटा शख्स भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह दिल्ली होते हुए मुंबई आया था। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 4 विदेशी नागरिकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप मचा हुआ है। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। हम अपने टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं और नीचे स्तर पर निगरानी समिति के माध्यम से ये भी जानकारी लेंगे कि कोई भी बाहर आजकल भी अगर अपने देश के अन्य प्रदेशों के हिस्सा से भी जो आते हैं तो उन पर नजर रखना है। अगर उनको किसी तरह का लक्षण आता है तो उनकी टेस्टिंग जरूर कराएंगे। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और इसी वजह से जरूरी है कि संक्रमण से बचने की कोशिश पर ज्यादा ध्यान लगाया जाए। दिल्ली से श्रेया चैटर्जी, मुंबई से मुस्तफा शेख, कोलकाता से सूर्यअग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो बहुत राहत लोग महसूस करना शुरू कर चुके थे कि शायद कोरोना के दूसरे वेव के बाद जो तीसरे वेव की आशंका जताई जा रही थी ऐसा कुछ न हो, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद बहुत सारी आशंकाएं ऐसी उठ रही हैं कि ऐसा न हो कि डेल्टा वेरिएंट के कारण दूसरी लहर थी और ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ जाए। लेकिन जो जानकारियां इसके लिहाज से हैं बहुत कम इस समय, लेकिन जो जानकारियां हैं वो हम आपको देते हैं। किसी भी वायरस की संक्रामकता उसके आर नंबर यानी रिप्रोडक्शन नंबर से मापी जाती है, जिसे आर नॉट कहते हैं। आर नंबर से पता चलता है कि कोई वायरस एक इंसान से कितने लोगों में फैल सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आर नंबर है 2, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति 2 नए लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब ये नए 2 संक्रमित मरीज अलग से 2 और लोगों को संक्रमित करेंगे। इस तरह से संख्या तेजी से बढ़ेगी। लगभग 2 गुनी रफ्तार से संक्रमण हर एक व्यक्ति बढ़ाता है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का आर नंबर 1.6 था, यानी डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज से 1.6 लोग संक्रमित हो सकते थे। इसका मतलब यह है कि संक्रामकता के मामले में ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। वायरस कितना खतरनाक है ये आर नंबर से पता नहीं चलता है, इसीलिए वायरस ज्यादा संक्रामक हो तो जरूरी नहीं कि यह वायरस ज्यादा खतरनाक भी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर का फिलहाल अध्ययन चल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया को सावधान किया था। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला था। ये इसीलिए किया जाता है ताकि दुनिया के सभी देश इसके खतरे को गंभीरता से समझें, प्रभावी कदम उठाएं। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन बहुत ज्यादा हुए। म्यूटेशन संख्या ज्यादा होने की वजह से यह वेरिएंट महामारी को कम समय में विकराल बना सकता है। अधिक म्यूटेशन की वजह से यह बड़ी आबादी को संक्रमित करने में सक्षम होता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 से अधिक म्यूटेशन हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश, खांसी जैसे लक्षण दिखाई देंगे। कुछ मामलों में इसकी वजह से हल्का बुखार भी आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक है तो ये कितने खतरे वाली बात है, यानी लोग जो है मरीज हैं वो कितनी गंभीर रूप से इससे संक्रमित हो सकते हैं। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला और भारत में दूसरी लहर लाने वाला कोरोना वायरस वेरिएंट था डेल्टा। वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने भारत पर क्या असर डाला था ये किसी से छिपा नहीं है। वो तबाही हम सब ने देखी। लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। तो क्या संक्रामक होने से किसी वायरस का वेरिएंट खतरनाक भी हो जाता है? क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही लाएगा? इस वेरिएंट के साथ बहुत सारे म्यूटेशंस जुड़े हुए हैं और उसी के बेसिस पे दिख रहा है कि ये इम्यून एस्केप भी कर सकता है। जिन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज है, लो लेवल की एंटीबॉडीज है, उनको फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी किसी डिग्री तक बाईपास कर सकता है उनकी इम्यूनिटी। तो एक तरीके से ये वेरिएंट खतरनाक तो है, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे अफ्रीका में जो फैल रहा है उसको समझने के लिए, उसके डायनामिक्स को समझने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, जब ये समझ में आएगा कि इससे मृत्यु दर कितनी है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी के बाद यह आकलन पेश किया है। उनके मुताबिक भारतीयों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के लोगों को संक्रमित भले ही कर दे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा घातक असर नहीं दिखेगा।
अफ्रीका में ये चौथी वेव है जो अभी चल रही है, और अफ्रीका में अभी तक जितने वेरिएंट पैदा हुए वो अफ्रीकन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका जो है वो वहीं से सारे मानव पैदा हुए, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में हो। तो अफ्रीकन लोगों के अंदर जो लेवल की इम्यूनिटी है वो किसी भी वेरिएंट या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में ज़्यादा सक्षम है कंपेयरिंग टू एनीथिंग एल्स। उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया की डाइवर्सिटी अफ्रीका के जस्ट बाद है। तो अफ्रीका पे जितना असर पड़ता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा असर इंडिया के ऊपर पड़ता है, किसी भी वायरस वेरिएंट हो या बैक्टीरियल वेरिएंट हो। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए, और साथ में इंडिया के लिए सबसे बड़ा उससे बेहतर जो प्लस पॉइंट ये है कि डेल्टा वेरिएंट से इंडियन लोग जो 4th सीरो सर्वे आया था ICMR का, 70% के आसपास लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे 5 से 10% ही री इन्फेक्शन रेट है। तो इसका मतलब भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसमें री इन्फेक्शन, अगर ये वेरिएंट मान लीजिए बहुत तेजी से भारत में फैला भी, तो बहुत कम लोगों को री इन्फेक्शन होगा और भारत के लोग फिर भी जो है इस वेरिएंट से बचे रहेंगे। अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारतीयों पर कोई घातक असर नहीं पड़ेगा, तो क्या भारत को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए? रोहतक PGI के डॉक्टर्स इस पर अलग राय रखते हैं। उनके मुताबिक लोगों को ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेनी चाहिए। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब भी बोलते हैं जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाए या उसकी सिवियरिटी बढ़ जाए या डेथ ज़्यादा होने लग जाए। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही अभी स्प्रेड हुआ है तो इसका डाटा अभी आना अभी बाकी है। लेकिन जो अभी तक देखा गया है इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन आने वाला डाटा ये बताएगा कि कितनी इससे डेथ होती है या कितने लोग इसकी इन्फेक्शन से एडमिट होते हैं। ये अभी कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये कितना सीवियर है। वैक्सीन, क्योंकि बेसिकली म्यूटेशन जितनी भी होती हैं, जितनी भी पुरानी वैक्सीन हैं, ये देखा गया है कि वो इफेक्टिव हुई है। तो हमें उम्मीद है जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है, खासकर हमारी कंट्री में, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, हमारे हिसाब से एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से कि जो भी वैक्सीन है जो आपने लगवाई है इफेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन आपकी 2 डोज जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। WHO का भी कहना है कि भले ही वैज्ञानिक अभी इस वेरिएंट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उससे पहले सभी देशों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। दरअसल ओमिक्रॉन से अभी होने वाली मृत्यु के आंकड़े सामने नहीं आए, इसीलिए ये कितना घातक है ये पता नहीं चल पाया है। हम इस टाइम पे पैनिक रिएक्शन ना क्रिएट करें। अभी समय है, ये सिर्फ 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि ये वेरिएंट, ये म्यूटेशन हमें पता चली है। सो इसके बारे में बाकी चीजों को तो हम गेस ही कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो अभी तक बात पूरी तरह से पता चली है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करेगा। ये भी कंफर्म्ड नहीं है कि जिनको पहले हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है। सो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। ओमिक्रॉन संक्रामक है, इसके पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, इसलिए जरूरी ये है कि वो कितना घातक है इस पर दिमाग लगाने से बेहतर है तैयारियों में जुट जाना। इसीलिए दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी चल रही है। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से 40 बेड्स की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है, क्योंकि पहले भी हम UK स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन को यहाँ पे पेशेंट एडमिट, काफी संख्या में एडमिट हुए, सारे ठीक होके गए। इसी तरह इस बार क्योंकि काफी सारे जो कंसर्न है WHO की तरफ से भी और जो गाइडलाइंस एडवाइजरी जो जारी हुई है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए लेके, उसको यदि कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड या कोई भी पेशेंट लक्षण के साथ आता है तो उसके लिए हमने अलग से एक वार्ड बनाया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी जांच रिपोर्ट का दुनिया भर के वैज्ञानिक इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही वैज्ञानिक किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तेजी से वायरस का ये नया रूप लोगों को संक्रमित कर रहा है वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। दिल्ली से पंकज जैन, वाराणसी से रोशन जायसवाल और रोहतक से सुरिंदर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पहले जो ये कोविड के वेरिएंट थे, अलग अलग नए नए सामने आते थे, देशों के नाम पर उनका नाम पड़ जाता था। जैसे पहला वायरस वुहान वायरस हो गया, उसके बाद जहां जहां इलाकों से वो खबर आती थी कि ये नया वेरिएंट पाया गया।
इस बार आप भी सोच रहे होंगे, उसके बाद फिर WHO ने ये निर्णय लिया कि ये ग्रीक अल्फाबेट्स पर इनके नाम रखे जाएं। उस क्रम के हिसाब से ओमिक्रॉन का नाम ओमिक्रॉन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बीच के 2 अल्फाबेट न्यू और शी स्किप किए जा रहे थे। न्यू के बारे में WHO ने यह कहा कि इसका सीधा मतलब नया होगा, न्यू, इसीलिए न्यू नहीं रखा गया। शी इसीलिए नहीं रखा गया कि सीधे तौर पर जहां से उत्पत्ति हुई थी इस वायरस की, वहां पर निशाना चला जाता, यानी शी जिनपिंग की ओर, इसीलिए WHO ने उसे भी दरकिनार किया और उसके बाद का जो अल्फाबेट था ओमिक्रॉन, उसे तय किया गया। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि ये जो वायरस है वो ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है। अव्वल तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ज्यादा संक्रामक है, डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है, कितना बीमार कर सकता है इस पर रिसर्च चल रही है। दूसरा खतरा यह है कि मौजूदा वैक्सीन, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मौजूदा वैक्सीन शायद उतने कारगर न हो इस वेरिएंट पर, क्योंकि जब तक जो वैक्सीन मौजूद है वो पुराने वेरिएंट्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। ओमिक्रॉन में 30 म्यूटेशन के अलावा 25 यूनिक स्पाइक म्यूटेशन है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में 10 यूनिक स्पाइक म्यूटेशन और बीटा में 6 यूनिक स्पाइक म्यूटेशन का पता चला था। आसान शब्दों में अगर हम इसे समझें तो वैक्सीन से तैयार होने वाले एंटीबॉडीज पुराने वेरिएंट जैसे अल्फा, डेल्टा, इन वेरिएंट्स की पहचान कर उन पर सीधा हमला करते हैं। वैक्सीन शरीर को स्पाइक की पहचान कर हमला करने के लिए तैयार करता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में इतने म्यूटेशन हो चुके हैं कि मौजूदा वैक्सीन का असर हो सकता है इन पर कम हो। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होगी। यह अभी चिंता जताई जा रही है, ये अभी इस पर कोई शोध नहीं है। अमेरिका की जो बड़ी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना है, उसने नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया। कोरोना की लड़ाई में केवल वैक्सीन ही वो ब्रह्मास्त्र है जो इस वायरस को हरा सकता है। पूरी दुनिया में जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उससे लग रहा था कि कोरोना का अंतिम समय आ चुका है। लेकिन अब वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और अब उसका नया पता डेल्टा से ओमिक्रॉन हो चुका है। अब सवाल यह है कि पुरानी वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितनी असरदार साबित होगी। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done, and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बाईपास कर सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो कोरोना होने पर शरीर में बनने वाली इम्यूनिटी इस नए वेरिएंट पर बेअसर साबित हो सकती है। नया वेरिएंट वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी धोखा दे सकता है, क्योंकि पुरानी वैक्सीन से तैयार एंटीबॉडी डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन की पहचान करती है और उस पर हमला करती है। इससे कोरोना से लड़ने में आसानी होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब पुरानी वैक्सीन नए वेरिएंट की पहचान नहीं कर पाएगी तो वायरस से लड़ेगी कैसे। इसके अलावा ओमिक्रॉन में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन NSP6 भी गायब है, जो वेरिएंट को और संक्रामक बना सकता है। शुरुआती स्टडीज बताती हैं कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% कम असरदार है। पूरे दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की जो भी उपलब्धि है, उन सभी वैक्सीन में कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी उससे एंटीबॉडीज बनती है वो भी उस स्पाइक प्रोटीन से ही बनती है। जबकि ओमाइक्रॉन जो नया म्यूटेटेड वायरस आया है, तो उसमें उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो गए, इसलिए उसके स्पाइक प्रोटीन के जो गुणधर्म है, जो क्वालिटीज़ है, वो बदल गई है। इसलिए हो सकता है कि जो भी वैक्सीन है उनका ये ओमाइक्रॉन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। अब तक की जो उसके लिए रिसर्च हो रहा है, जो भी प्राथमिक इंफॉर्मेशन आई है, उसमें ये समझता है कि
खाली 40% उसका असर होगा। इसलिए दुनिया के कई देशों ने तीसरा डोज देने का जो शुरुआत की थी उसमें काफी जोर लगाया है। लेकिन इसे पुख्ता तौर पर कहने के लिए नए वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग को देखना होगा। ये बात तो साफ है कि नए वेरिएंट में अब तक कई म्यूटेशन यानी बहुत से बदलाव हुए हैं और वैक्सीन बनाने के लिए नए वेरिएंट के बारे में पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटानी होगी। इसके लिए नए वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग पर पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में कितनी तेजी से और किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, इसी जानकारी के आधार पर ही एक असरदार वैक्सीन तैयार की जा सकती है। दुनिया भर में अब तक जो एक तो सवाल यह है कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड इंसान पर कितना असर यह वायरस कर सकता है, ये नया वेरिएंट, और दूसरी बात यह है कि जो बूस्टर डोज है उसकी कितनी अहमियत है। हालांकि WHO अपनी तरफ से कह चुका है कि जब तक तमाम छोटे देशों में ये वैक्सीन के कम से कम एक डोज न लग जाए तब तक बूस्टर डोज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आर वर्ल्ड डेटा के अनुसार दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। इनमें अमेरिका है, इजराइल, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इजराइल सबसे पहला देश है जिसने बूस्टर डोज देने की शुरुआत की थी। इजराइल में अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज लग चुका है। अमेरिका में अब तक 2,62,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लग चुका है। ब्रिटेन में अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज की सलाह वैज्ञानिक इसीलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कितना कारगर है ये जानना चाहते हैं सब। तो द लैंसेट में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसमें कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज गंभीर कोरोना के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। रिपोर्ट के अनुसार यानी लैंसेट में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 डोज लेने वालों के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में कोरोना से गंभीर बीमारी का जोखिम 92% कम होता है, जबकि बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का जोखिम 81% तक कम हो जाता है। लेकिन कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि बूस्टर डोज के बाद भी अमेरिका और इंग्लैंड में रोजाना लगभग 30 से 40 हजार केस आ रहे हैं। यही वजह है कि कई देशों में बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक इस तरह के बदलाव होते रहेंगे कोरोना वायरस में, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते रहेंगे, तो इस तरह की नई जो अलग अलग आप वैज्ञानिकों की तरफ से शोध सुनते हैं या फिर बूस्टर डोज की अहमियत लगाएं न लगाएं, इस तरह की चीजें भी सामने आती रहेंगी। 2019 में उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था, जिसके अंतर्गत जो 4 धाम थे, 51 मंदिर, उन सब का प्रबंधन आ गया था, यानी कि वो सरकार के अधीन हो गए थे। तब से ही जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी बीजेपी सरकार के खिलाफ और ये सवाल उठाया था कि क्यों सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नियंत्रण की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है। लंबे समय तक सरकार बनी रही अपने इस फैसले पे, लेकिन आखिरकार उसे समझ में आया कि मंदिरों के प्रबंधन से ज्यादा उसे चुनावों के प्रबंधन की आवश्यकता थी और इसीलिए भलाई इसी में थी कि चुनाव से पहले इसको जो देवस्थानम बोर्ड को गठित किया गया था, जो वहां पर नियम कानून लाए गए थे, उन सबको निरस्त किया जाता और वापस वो जिम्मेदारी वो संगठन सौंप दी जाती। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट की इस फैसले का सीधा सीधा असर क्या है, ये फैसला है क्या कुल मिलाकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक और कानून का रोल बैक हुआ है। अब की बार कानून वापसी का फैसला उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का है। अब की बार का फैसला 2022 के उत्तराखंड चुनाव में हिंदू वोटरों को प्रभावित कर सकता है। यह फैसला है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत उत्तराखंड के 51 हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाने वाले देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का। कृषि कानून की तरह देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले का भारी विरोध था। साधु संत पुरोहितों का गुस्सा उत्तराखंड सरकार के खिलाफ था। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के ही तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की।
देवस्थानम बोर्ड के गठन को मंजूरी देने वाले कानून को वापस करने की प्रक्रिया उत्तराखंड विधानसभा के शीत सत्र में पूरी की जाएगी। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के इस फैसले के पीछे हवाला दिया गया है जन भावनाओं का। हवाला दिया गया है मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट का। ध्यानी कमेटी ने इसी रविवार को ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड बनाकर 4 धाम वाले उत्तराखंड के 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाने का फैसला 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाने के पीछे तर्क दिया गया कि इससे तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रबंधन में मदद मिलेगी। तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी के लिए बने मंदिर बोर्ड्स की दलील देकर उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाने को सही ठहराया गया था। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत फैसले का असर नहीं समझ पाए। वो लगातार देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले के विरोध की अनदेखी करते रहे। आखिरकार जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटे और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी ने फैसले को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तीरथ सिंह रावत के सीएम रहते ये फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन उनके उत्तराधिकारी पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनावों से पहले 2019 के फैसले को बदलने का ऐलान कर दिया। मैं जब सीएम बना तो मेरे सामने जब ये विषय आया तो मैंने आते ही कहा कि इस पे हम उनका जन भावना का ध्यान रखते हुए और तीर्थ पुरोहित जो कह रहे हैं, वहाँ का पंडा समाज है, वहाँ के राहुल जी है और जो हक हकूकधारी हैं, उनकी बात को निश्चित है कि हम अपनी पटल पर रखते हुए और उस पर मैं पुनर्विचार हम करेंगे। और यही नहीं तो जो 51 मंदिर हैं उनको भी उससे मुक्त करने का काम हम करेंगे और मैंने वो किया था, उस प्रक्रिया को बढ़ाया था। सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी तो उन्होंने सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है, मगर उनको कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक लाकर 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया था। वैसे तो देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले पर सवाल उठाने वाले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जुलाई 2020 में नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन फैसले पर साधु संतों के विरोध के बीच 15 अगस्त 2019 को मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ। ध्यानी की रिपोर्ट ने ही बीजेपी सरकार को चुनाव के पहले सुकून दिलाने वाला फैसला लेने में मदद की। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होंगी जब कोई निर्वाचित सरकार ने, जिस सरकार ने एक्ट को विधानसभा से ध्वनिमत से पारित किया हो और वही सरकार 2 साल बाद जो है एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से आज चारों धामों के तीर्थपुरोहित, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के तीर्थपुरोहितों, पुजारियों और इन मंदिरों से जुड़े हक हकूकधारियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए मैं जो हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलौनी जी ने भी इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की पूरी सरकार, अगर आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुझे लगता देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होता। देवस्थानम बोर्ड भंग, आप इसका पूरा श्रेय उनको देते हैं? पूरा श्रेय मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को देता हूँ। मुझे लगता है यह संस्कृति अक्षुण्य है, यह परंपरा अक्षुण्य है और ये अकाट्य है। आज देवस्थानम बोर्ड भंग स्वर्ण अक्षरों में लिखित होगा। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को इस योग्य कदम के लिए धन्यवाद देता हूं। यह संविधान के प्रति आदर और हिंदू जन भावनाओं का सम्मान करने वाला काम है।
हम विश्वास करते हैं कि देश की अन्य राज्य सरकारों को भी इसका अनुसरण करना होगा। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला तो वापस हो गया, लेकिन हिंदू संगठन पूरे देश में सिर्फ हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का मुद्दा उठाते रहे। सिर्फ हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों हो, ये दलील पूरे देश पर असर डालने वाली है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ और हरिद्वार से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। ट्विटर के नए सीईओ हैं पराग अग्रवाल, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दुनिया भर की 10 टॉप टेक कंपनियों के सीईओज, यानी कि इन टेक कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथों में आ चुकी है। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी के इस्तीफे देने के बाद कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया। 10 साल पहले कंपनी ज्वाइन करने वाले पराग अग्रवाल, जो इस वक्त 37 साल के हैं, वो अब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ बन गए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब ट्विटर में भी भारतीय मूल के सीईओ के आ जाने से दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों समेत दूसरे सेक्टर्स के दिग्गज कंपनियों में भी भारतीय मूल के सीईओ हैं। ट्विटर में पराग अग्रवाल के आने से इस वक्त दुनिया की 10 दिग्गज टेक कंपनियों के कमान भारतीयों के हाथ में है। इनमें शामिल है आईआईटी खड़गपुर से पढ़े सुंदर पिचाई, जो 2014 से गूगल और 2019 से अल्फाबेट के सीईओ हैं। इसके साथ ही सत्या नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ हैं। एडोब के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ शांतनु नारायण हैं, जो 2007 से कंपनी के सीईओ हैं। आईआईटी कानपुर के छात्र रहे अरविंद कृष्णा 2020 में आईबीएम के सीईओ बनाए गए। रेवती अद्वैत 2019 से फ्लेक्स में सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी टेक कंपनियों की कमान संभालने वाले ज्यादातर लोग आईआईटी के छात्र रहे हैं, लेकिन आईआईटी के अलावा भी दूसरे संस्थानों से पढ़कर आने वाली अपनी काबिलियत के दम पर दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ बने हैं। टेक कंपनियों में भारतीयों की भागीदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। सीईओ के अलावा भी दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर भी भारतीयों को जमकर नौकरियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि पराग अग्रवाल की नियुक्ति के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी भारतीय टेक टैलेंट की जमकर तारीफ की है। बहरहाल कुछ और कंपनियों में सीईओ की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीयों में शामिल हैं। पालो ऑल्टो नेटवर्क के निकेश अरोरा, जो बीएचयू के छात्र हैं, जिन्होंने कंपनी में बतौर सीईओ 2018 ज्वाइन किया था। एरिस्टा नेटवर्क के सीईओ की जिम्मेदारी 2008 से संभालने वाली जयश्री उल्लाल, वीडियो प्लेटफॉर्म वाईमेओ की अंजलि सूद 2017 से कंपनी की सीईओ हैं। अरमान भूटानी 2019 से GoDaddy के सीईओ हैं। इसके साथ ही VMware में रघुराम को इस साल सीईओ बनाया गया। भारतीय टेक टैलेंट के टॉप पोजीशंस तक पहुंचने की वजह कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा ग्लोबल स्टार्टअप से लगाया जा सकता है। ये स्टार्टअप्स भारतीय टेक टैलेंट को अपने यहाँ लुभाने के लिए भारत को भी अपनी कारोबारी रणनीति में शामिल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही।